हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ का टॉपिक मोड ऑफ प्रोमलगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए थे। हमने क्वेश्चन देखे थे, कुछ आपकी बुक में दिए हुए हैं कि कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही ले लो, तो वो उसको इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया है, वो उसको लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये सबसे पहला फैक्टर है कि वो उसको क्यों का, वाई का, वो आंसर है ये मोड ऑफ प्रोमलगेशन। दिस रेफर टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। ये मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने इसको क्राफ्ट किया है, किसने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, उनके पास कितनी अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफॉल्ट, तो बहुत से कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफॉल्ट रहा, बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर, क्योंकि ये जो क्राफ्ट गया था वो मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर, उनसे उन्होंने उसको क्राफ्ट किया था। या तो वो मिलिट्री लीडर्स ने क्राफ्ट किया था, जहाँ वो जिन्होंने क्राफ्ट किया था वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, और डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। तो एबिलिटी नहीं थी, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, इसीलिए वो लोगों को साथ में लेकर नहीं जा सके। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। और भी जैसे कि साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ द पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, ये देखो आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी नेशनल मूवमेंट जो हमारे इंडिया में चली हैं आज़ादी के लिए, वो उसी के हम बोल सकते हैं उसी के बेस्ड पे हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इसको बनाया है, क्राफ्ट किया है। Okay, although India's constitution was formally created by the Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, तो वैसे ये एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी, जो ये जो असेंबली थी ये क्रिएट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन। और समय कितना लगा था, ये दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949, याद रखना है, दिसंबर यानी कि 12 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक ये इतना समय लगा दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने। इट ड्रू अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट हैड अ रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ इंडियन सोसाइटी टुगेदर। तो वो जो लीडर्स थे वो सब कुछ देख रहे थे, वो नेशनल मूवमेंट का बेस लेकर वो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, उनको देखकर उन उस एबिलिटी से बना रहे थे कि कैसे सारी सोसाइटी को टुगेदर इकट्ठा रखा जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू अ इनॉर्मस लेजिटिमेटी फ्रॉम द fact that it was drawn by a people who enjoyed immense public credibility। तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भाई इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये बनाया गया है उन लोगों के द्वारा जिनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, यानी कि लोग उनकी वैल्यू करते थे, who had the capability to negotiate and command the respect of the wide क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और यानी कि जो उनमें नेगोशिएट करने, बातचीत करने की, पब्लिक के साथ बातचीत करने की उनमें कैपेसिटी है, और वो कमांड करते हैं, कमांड द रिस्पेक्ट। तो जो वाइड ज़्यादातर लोग हैं उनकी कमांड को लोग फॉलो करते हैं। who were able to convince the people that a constitution was not an instrument for the
एग्रेंडिसमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर। तो वो इंसान जो मतलब लोगों को ये विश्वास दिला सके कि भाई ये जो हमने बनाया है वो आपकी जो पर्सनल पावर है उसको उसका खंडन नहीं करेगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट द ब्रॉड नेशनल कॉन्सियसनेस एट द टाइम। सम कंट्रीज हैव, बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं, हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू द फुल फ्लेज रेफरेंडम। तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो रेफरेंडम करवाते थे। रेफरेंडम कैसे, यानी कि कोई भी लॉ बनाया कोई, ठीक है, तो फिर पहले ना पब्लिक को पूछते थे, वोटिंग करवाते थे कि भाई ये लॉ लेके आना चाहिए या नहीं। तो इस बेस पे अगर ज़्यादा लोग बोलते हैं यस का आंसर आता है तो वो लॉ बिल तभी लॉ बनता था, तभी उसका इम्प्लीमेंट किया जाता था। वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिज़ायरेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के जो पर्टिकुलर वोटिंग करवाई जा रही है जिस पर्टिकुलर बिल और लॉ के लिए उसके ऊपर वोटिंग करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रेफरेंडम। मगर हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें रेफरेंडम नहीं होती। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सभी लोगों से पूछा जाएगा भाई ये कानून बना दिए या नहीं बनाना, भाई आप वोटिंग कीजिए, ये ऐसा हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बट नेवरदलेस कैरीज एनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी। मगर फिर भी हमारी पब्लिक अथॉरिटी बहुत है, बिकॉज इट हैज़ अ consensus and a backing of the leader who were themselves popular, although the constitution itself were not subjugated टू अ रेफरेंडम। तो भाई रेफरेंडम तो होता ही है, चाहे डायरेक्टली नहीं हमारे लोग हम करते, मगर इनडायरेक्टली तो करते ही हैं। इन्हीं के चुने हुए जो लीडर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं। ओके, द पीपल अडॉप्ट इट एज देयर ऑन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविंसेस। तो भाई जब उन्होंने उनको इलेक्ट करके उनको जिता के भेजा है तब वो वोटिंग करेंगे, तो वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसीलिए वो फॉलो भी करेंगे। देयरफॉर द अथॉरिटी ऑफ द पीपल हु इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स डिटरमाइन इन अ पार्ट ऑफ अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस। तो ये जो अथॉरिटी है लोगों की, वही इनेक्ट करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, डिटरमाइन करने के लिए, एक प्रोस्पेक्ट की सक्सेस के लिए। तो ये देखिए बॉक्स देखो, डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल हमारा पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी कंट्री है, उसके बारे में देखते हैं। मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ऑलवेज एन ईजी एंड अ स्मूथ अफेयर। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई ईजी और स्मूथ काम नहीं है। नेपाल इज़ एन एग्जाम्पल, नेपाल इसकी एक एग्जाम्पल है ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही है उनको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। 1948 में जो नेपाल हैज़ हैड अ 5 कॉन्स्टिट्यूशन। भाई 1948 में नेपाल में 5 कॉन्स्टिट्यूशन थे। 5 कॉन्स्टिट्यूशन इन 1948, 1951, 1959, 1962, 1999। यानी कि भाई 1948 के बाद उन्होंने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है, समय। बट ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशंस वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का किंग ही ग्रांट करता है। द 1990s कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी कंपटीशन। तो 1990s में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंट्रोड्यूस करता है मल्टी पार्टी कंपटीशन, जिससे जो किंग है वो कंटिन्यू करेगा टू होल्ड द फाइनल पावर इन अ मैनी रिस्पेक्ट। वो बहुत यानी कि पावर है वो अपने हाथ में रखेगा। फॉर मैनी ईयर नेपाल वाज फेस्ड विद द मिलिटेंट पॉलिटिकल एगिटेशन फॉर अ रिस्ट्रक्शन द गवर्नमेंट। तो भाई ये जिससे हुआ क्या भाई, बहुत समय तक ये मिलिट्री पावर का सामना करना पड़ा। ओके, पॉलिटिकल एगिटेशन का सामना करना पड़ा, ठीक है। द मेन इशू वाज द रोल ऑफ द मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। यानी कि क्या, वो मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोनार्की ने बनाया था, एक इंडिविजुअल ने बनाया था, किसी की कोई सुना नहीं गई है ना बात। सम ग्रुप्स इन नेपाल वांट्स टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की। तो नेपाल के बहुत से ग्रुप खड़े हो जाते हैं कि भाई हम तो अबॉलिश करना चाहते हैं
मोनार्की को और एस्टेब्लिश करना चाहते हैं रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। रिपब्लिक यानी कि जिसमें रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक हो, लोग हों। अदर बिलीव दैट इट मे बी हेल्पफुल टू शिफ्ट द लिमिटेड मोनार्की विद अ रिड्यूस्ड रोल फॉर द किंग। तो बहुत से ऐसा भी थे, वो ऐसा बोल रहे थे, कुछ तो ऐसा चाहते थे कि वे बिल्कुल ही ख़त्म कर दें और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिपब्लिक लेके आ जाए देश में। मगर बहुत से ऐसे थे कि भी जो ये जो किंग है इसकी पावर को कम कर दिया जाए, है ना। बट द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट रेडी टू गिव अप पावर। मगर जो किंग है वो खुद ही अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहता। ही टुक ओवर ऑल पावर। तो भाई 2002 में होता क्या है, वो सारी पावर्स अपने हाथ में ही ले लेता है। Many political parties and organization demanded the formation of new constituent assembly। तो बहुत सी पार्टीज क्या करती हैं, वो ऑर्गेनाइज करती हैं, डिमांड करती हैं कि वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाए। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसको माओइस्ट बोला जाता है, वाज इन द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल फॉर अ पॉपुलरिटी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सबसे आगे थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो फोर फ्रंट थी, जो स्ट्रगल कर रही थी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की चाहती थी कि ये एस्टेब्लिश हो, बनाई जाए। फाइनली अंडर अ प्रेशर ऑफ अ पॉपुलर एगिटेशन, जब बहुत ज़्यादा भाई ये एगिटेशन होता है, द किंग हैड टू इंस्टॉल अ गवर्नमेंट एक्सेप्टेड टू द एगिटेशन पार्टी। तो जो राजा है, किंग है, उसको ऐसी गवर्नमेंट को लाना पड़ा, इंस्टॉल करना पड़ा जो कि पार्टीज उनको एक्सेप्ट करे। दिस गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रिप्स द किंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पावर। In 2008, Nepal emerged as a democratic republic। तो भाई इन 2008 में क्या होता है, जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आखिर बन ही जाता है और इसकी मोनार्की की हो जाती है खात्मा हो जाता है। फाइनली नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई फाइनली जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में आता है। देखो कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन इसका बदला गया है ना। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इंडिया का 1950 से बाद ये बस अमेंडमेंट होती रही है, मगर ऐसा नहीं कि इतना बड़ा कुछ बदलाव करना पड़ रहा है। इसमें तो देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस हुए हैं नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप ये जो मोड ऑफ प्रोमलगेशन है ये समझ में आ गया होगा, है ना आपको। देखिए हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लोग इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि जो लीडर्स हैं उनकी वैल्यू थी, अथॉन्टिसिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। मगर जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक मोनार्क ने बनाया था, लोग उसको इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।